शुरुआत हुई एक खाली मैसेज से, ब्लैंक मैसेज। ना कोई धमकी, ना मदद मांगने की कोशिश, एक शब्द तक नहीं, बस एक खाली एसएमएस। उन्नीस जुलाई 2007 दोपहर 3:28 पर कल्पना गावरे के फ़ोन पर उनकी बेटी स्नेहल का एक मैसेज आया। लेकिन उस मैसेज में कुछ लिखा ही नहीं था। कल्पना उस समय काम पर थी, वो एक स्कूल टीचर थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त वो एक मीटिंग में बिजी थी। इसीलिए उन्होंने तुरंत कॉल बैक भी नहीं किया। हम सबको लगता है कि अचानक से कोई मैसेज आ जाए, खाली ब्लैंक मैसेज, तो हमें लगता है शायद फ़ोन गलती से दब गया होगा, गलती से मैसेज आ गया होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी फ़ोन में। तो रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें ये छोटी सी बात अजीब नहीं लगती, और ऐसी बात जिसे लोग कुछ समय में भूल जाते हैं, कुछ घंटों में भूल जाते हैं। लेकिन कल्पना गावरे के फ़ोन पे वो एक ब्लैंक मैसेज जो आया, वही रात होते होते वो एक खाली मैसेज एक बहुत बड़े अनसुलझे मर्डर केस की सबसे डरावनी बातों में से एक बन गया था। तो आइए आज आपको कहानी सुनाते हैं स्नेहल गावरे की, उसके मर्डर की, जो एक बहुत सेंसेशनल मर्डर केस बना और कभी सॉल्व नहीं हो पाया। उसके मर्डर तक पहुंचे उससे पहले आइए उसकी जिंदगी की तरफ ले चलते हैं आपको, कि वो क्या था, परिवार, शुरुआत कहाँ से हुई, इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। हमने आपको बताया था कि उनकी माताजी कल्पना गावरे के पास एक ब्लैंक मैसेज आया था। स्नेहल गावरे ये सिर्फ 21 साल की थी। वो मुंबई के पास डोंबिवली की निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता हिंदू राव गावरे अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे और उनकी माताजी कल्पना गावरे एक स्कूल टीचर थी। स्नेहल की बड़ी बहन शीतल उस समय लंदन में पढ़ रही थी। स्नेहल खुद अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें सेकेंड ईयर, कुछ में थर्ड ईयर, कुछ में फाइनल ईयर की छात्रा बताया गया है, तो बहुत क्लियर नहीं है रिपोर्ट्स। इसलिए सबसे सुरक्षित और वेरीफाइड बात यह है कि वो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी मुंबई में और घटना के समय डोंबिवली में अपने घर पर थी। अपने मर्डर से कुछ दिन पहले स्नेहल कहते हैं अपने घर पर ही रिकवर कर रही थी। शायद उनके पैर में कहीं चोट लगी थी ट्रैकिंग से या कहीं से। तो उनकी जो नॉर्मल लाइफ थी, जो नॉर्मल दिनचर्या थी, उसमें वो कहीं बाहर नहीं जा रही थी, घर पर ही थी, आराम कर रही थी। और जब हम अपने घर पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही बात इस केस को भी थोड़ा डरावना बना देती है दोस्तों, क्योंकि ये कोई सुनसान सड़क पे नहीं था उनका घर, कोई अनजान गाड़ी नहीं थी, ना रात में वो अकेले बाहर निकलती थी। स्नेहल पर हमला उनके अपने घर के अंदर हुआ था, दिन के उजाले में, एक सोसाइटी जहाँ लोग रहते थे, सबके बीच में, उस समय जब उनकी माँ अपने काम पर गई थी, पिता भी घर पर नहीं थे। और फिर आया 19 जुलाई 2007 का वो फेटफुल डे। सुबह 11 बजे स्नेहल की माताजी काम पर चली गई थी और स्नेहल घर पर अकेली थी। और फिर दोपहर 3:28 पर वो खाली एसएमएस आया उनकी माताजी के फ़ोन पर। बाद में पुलिस को शक हुआ कि शायद ये मैसेज स्नेहल ने अटैक से पहले भेजा हो, लेकिन ये सिर्फ एक एंगल था इन्वेस्टिगेशन का, कोई साबित की हुई बात नहीं थी तब तक। एनीवे, शाम तक कल्पना जी अपने घर वापस लौटी, स्नेहल की माताजी, और घर में सब कुछ ठीक दिख रहा था उन्हें। लेकिन स्नेहल घर पर नहीं थी, उसका फ़ोन भी रीचेबल नहीं था, लेकिन उनकी चप्पलें घर के अंदर ही थी। और न्यूज़पेपर जो है द प्रिंट, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मराठी पुलिस शिकायत में बताया गया कि जो उनके हॉल का दरवाज़ा था वो लॉक्ड था और हॉल में एक पानी का ग्लास भी रखा हुआ था। एक और न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस की बात की रिपोर्ट में बताया गया कि स्नेहल की चप्पलें, ब्रेसेस जिन्हें वे बाहर जाते समय कभी नहीं छोड़ती थी, और उनका चश्मा और एक ग्लास घर के अंदर मिला था। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मायने रखती थी।
क्योंकि ये सब देखकर ऐसा नहीं लगता था कि स्नेहल आराम से कहीं बाहर निकल गई हो या कहीं चली गई हो। ऐसा लगता था जैसे कुछ अचानक हुआ हो, जैसे कोई बात बीच में टूट गई हो, जैसे घर में कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। तो स्नेहल की माताजी ने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। उन्होंने स्नेहल के फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्होंने इस लड़के को भी फ़ोन किया जिसके रिपोर्ट्स में स्नेहल का कथित बॉयफ्रेंड बताया गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्नेहल कहाँ है, और स्नेहल का फ़ोन लगातार रीचेबल नहीं जा रहा था। जब तक हिंदूराव जी शाम को करीब 7 बजे घर पहुंचे, तब तक परिवार की जो चिंता थी वो घबराहट में बदल चुकी थी। स्नेहल के माता पिता पुलिस के पास गए और शुरू में को मिसिंग केस माना गया। तो उस समय मिसिंग केस दर्ज हुआ। खैर, परिवार थका हारा घर वापस लौटा, लेकिन शायद वो रात उनके लिए अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो लोग करीब 2:30 बजे घर वापस आए, और जो स्नेहल की माताजी थी, कल्पना जी, उन्होंने अपने स्कूल की एक दूसरी टीचर के साथ वहीं अपने बेडरूम में रहीं, कहते हैं, और हिंदूराव जी अपने एक दोस्त के साथ हॉल में थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्नेहल का मिसिंग का जो जवाब था, जो उस फ्लैट में ही मौजूद था, लेकिन अब तक किसी ने उसको देखा नहीं था। और फिर जैसे जैसे सूरज उगने लगा, एक बहुत डरावनी चीख सुनाई दी। करीबन सुबह 5:15 बजे कल्पना ने अपने बेड के जो बॉक्स होते हैं, जो स्टोरेज वाले बेड्स होते हैं, उनके अंदर कुछ देखा, पैर, और वो थे स्नेहल के पैर। हिंदूराव जी ने मैट्रेस हटाई, प्लाईवुड हटाया, और बेड के अंदर बने खाली हिस्से में स्नेहल की बॉडी पड़ी हुई थी। उसे उसी घर में छुपाया गया था जहां उसके माँ बाप उसे पूरी रात ढूंढते रहे, इंतजार करते रहे और चिंता में बैठे रहे। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके मुंह के आसपास एक कपड़ा था, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके पैर भी बंधे हुए थे। कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत जो थी, जो उसकी डेथ थी, वो स्मदरिंग की वजह से, एस्फिक्सिया यानी सांस रुकने की वजह से हुई थी। जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो या सांस घोंटी हो और सांस रुक गई हो। शुरुआती तौर पे जो न्यूज़पेपर्स थे लोकल, उन्होंने मौत की वजह को स्ट्रैंगुलेशन या सफोकेशन बताया, और बाद में ये स्पष्ट हुआ कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था और मौत सिर्फ गला घोंटने से या सांस बंद करने से हुई थी। और ये तस्वीर, एक घर की बेटी अपने ही घर में, अपने ही बेड के अंदर मरी हुई, छुपी हुई पड़ी हुई थी। यही वजह थी कि स्नेहल गावरे का केस लोगों की याद में हमेशा के लिए रह गया, क्योंकि जिसने भी उसे मारा वो सिर्फ फ्लैट में आया और एकदम चला नहीं गया, वो वहां कुछ समय तक रुका था। कातिल ने उसे बांधा, उसका मुंह दबाया, उसे मारा, उसकी बॉडी को वहां से हटाया, बॉक्स बेड के अंदर डाला, और उस समय की पुलिस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक घर में कुछ चीज़ों को उसने दोबारा से रीअरेंज भी किया। एक और बात थी जिसने पुलिस को बहुत परेशान किया था, और वो ये कि घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई साफ निशान नहीं था। और इस एक बात ने इस पूरे केस को और भी पर्सनल बना दिया। पुलिस को लगा कि किलर शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे स्नेहल पर्सनली जानती थी। शुरुआत में पुलिस ने रॉबरी यानी लूट को मेन मोटिव मानने से इनकार किया, क्योंकि घर से कुछ भी चोरी हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में ये पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि स्नेहल का मोबाइल फोन और गोल्ड चेन मिसिंग बताए गए, और वही मिसिंग फोन इन्वेस्टिगेशन की पहली ट्रू लीड बना। तो एक गवाह के तौर पे, क्योंकि पुलिस उससे देख सकती थी कि आखिरी कॉल्स किसको की थी, कौन सी थी, आखिरी मैसेजेस कौन से थे, किसने आखिरी बार स्नेहल को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, या स्नेहल किसे कांटेक्ट कर रही थी। स्नेहल के माता पिता शाम से ही उसको फ़ोन पर कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़ोन या तो स्विच्ड ऑफ था या नॉन रीचेबल था। सो पुलिस का कहना था कि आखिरी बातचीत जो थी वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प कर सकती थी। और कुछ दिनों के बाद फ़ोन मिला, लेकिन सिम कार्ड के बिना। अब केस के इस हिस्से को लेके अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें हैं। एक न्यूज़पेपर की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल रिकवर कर लिया था, लेकिन सिम मिसिंग था, इसलिए उन्हें कॉल डिटेल सर्विस प्रोवाइडर से वो CDR लेनी पड़ी, कॉल्स डेटा रिकॉर्ड।
लेकिन उसी रिपोर्ट में, उसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में फिर कहा गया कि फ़ोन उसके IMEI नंबर से ट्रेस हुआ और एक जगह पे एक डीलर को बेचा गया था। दुर्ग में एक जगह है, दुर्ग करके, वहाँ पे एक डीलर को बेचा गया था। एक और न्यूज़पेपर और कोर्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर इससे ज़्यादा स्पेसिफिक अकाउंट दिया गया। उनके अनुसार स्नेहल का फ़ोन 2 अगस्त 2007 को कांदिवली में एक स्टेशनरी शॉप जो होती है मनसुख शिवाजी पाटिल, उनके पास से रिकवर हुआ। उसने पुलिस को बताया कि कोई अनजान आदमी उसे ये फ़ोन 31 जुलाई को 3,500 रुपये में बेच के गया था और ये कहा था कि उसे वो फ़ोन कहीं पड़ा हुआ मिला था। तो फिर पुलिस ने मनसुख शिवाजी पाटिल से कहा कि वो फ़ोन बेचने वाले का स्केच तैयार कराओ। खैर, स्केच तैयार हुआ तो स्नेहल के परिवार वालों को दिखाया गया, लेकिन वो लोग उस स्केच वाले इंसान को पहचान नहीं पाए। तो कहते हैं कि पुलिस आज भी शायद उस स्केच वाले आदमी को ढूंढ रही है। शायद अब तो ये कोल्ड केस बन गया, लेकिन उस समय काफ़ी समय तक वो ढूंढती रही उस स्केच वाले इंसान को। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से फ़ोन का ये जो पूरा लीड मिला था, ये डेड एंड बन गया। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत स्टेज में पुलिस का ध्यान एक लड़के पर गया जिसका नाम हिरेन राठौड़ था। कुछ रिपोर्ट्स में उसे हितेन भी कहा गया था। वो स्नेहल के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था। अब कहते हैं कि वो स्नेहल का शायद बॉयफ्रेंड था या एलिजिडली उसका बॉयफ्रेंड था। न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के और पुलिस के मुताबिक उन दोनों का शायद फ्रेंडशिप थी, दोनों शादी करने का प्लान बना रहे थे। उसने पुलिस को बताया कि वो स्नेहल से पहली बार सितंबर 2004 में मिला था और अगस्त 2005 में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो अक्सर स्नेहल के घर जाता था। और उसने ये भी कहा कि स्नेहल की जो माता जी थी उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में पता था। अब पुलिस रिपोर्ट्स में ये भी आया कि दोनों के बीच कुछ तो डिसएग्रीमेंट हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था। तो राठौड़ ने अपनी पुलिस स्टेटमेंट में कहा कि स्नेहल की मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले दोनों की लड़ाई हुई थी और रीज़न ये था कि वो एक पार्टी में गया था और वहाँ एक ऐसे फ्रेंड से मिला जिसे स्नेहल पसंद नहीं करती थी। तो राठौड़ ने दावा किया कि बाद में उन दोनों की लड़ाई सेटल हो गई थी, लेकिन उसने स्नेहल से कहा था कि वो काम में बिजी रहेगा और अगले हफ्ते तक उससे मिलने नहीं आ पाएगा। अब ये डिटेल राठौड़ के स्टेटमेंट से आई थी इस लड़के के, ये कोर्ट की फाइंडिंग नहीं थी। राठौड़ ने पुलिस को ये भी बताया कि स्नेहल के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले से उसका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने दावा किया कि 19 जुलाई 2007 को उसने बैटरी प्रॉब्लम की वजह से अपना फ़ोन दिन भर स्विच ऑफ रखा था और सिर्फ कॉल्स करने के लिए 1-2 बार स्विच ऑन किया था। उसने कहा कि उसे स्नेहल के मिसिंग होने की बात घर लौटने के बाद करीबन शाम को 8:30 बजे के आसपास पता चली और उसका एलिबाई था वर्क, काम में था मैं बिजी। लड़का हितेन राठौड़ वोल्टास में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे काम करता था। अब इसने बताया पुलिस को कि मैं सारा दिन काम में बिजी था तो मुझे पता ही नहीं था कि वो गायब हो गई है या मिसिंग है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उस दिन का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो वोल्टास कंपनी से कभी मिला ही नहीं। पुलिस ने 2 बार ट्राई किया कि जुलाई 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर मिल जाए। 2012 में ट्राई किया, 2013 में ट्राई किया, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो रजिस्टर ट्रेस ही नहीं हो पाया। और यही मिसिंग रजिस्टर बना दूसरा डेड एंड, क्योंकि अगर ये रजिस्टर मिल जाता तो शायद राठौड़ के एलिबाई या तो मजबूत हो जाती या कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन उसके बिना ये सिर्फ सस्पिशन और प्रूफ के बीच में जाके अटक गया। तो पुलिस ने सिर्फ राठौड़ पर ध्यान नहीं दिया, उसने स्नेहल के घर और रूटीन से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की, दोस्तों से, नेबर्स से, फैमिली मेम्बर्स से, यहाँ तक कि उनके इलेक्ट्रिशियन, केबल ऑपरेटर, घर में काम करने वाले जो डोमेस्टिक हेल्प थे, सबसे जो घर में अक्सर आते जाते थे। कहते हैं कि पुलिस ने दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी देखी, यहाँ तक कि उस समय के माहौल की वजह से कुछ डी गैंग से भी पूछताछ की गई, लेकिन वो लाइन भी केस को किसी कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाई। अब नेचुरल था, फैमिली एनवायरनमेंट को लेकर भी सवाल उठने शुरू हुए। कहते हैं कि न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि ऊपर से ये फैमिली बड़ी हैप्पी फैमिली दिखती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ टेंशन सामने आए कि स्नेहल की बड़ी बहन शीतल ने पहले ही अपने
पिता हिंदू राव जी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने अलेजिडली मारपीट की बात की थी। अब न्यूज़पेपर में ये भी लिखा कि हिंदू राव जी की जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल थी, उसमें पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, तनाव, और कहते हैं कि किसी रिलेटिव को लेकर शक भी करते थे वो, इस तरह की बातें मेंशन थी। लेकिन ये डिटेल्स किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं करती थी। ये सिर्फ ये दिखाती थी कि इन्वेस्टिगेटर्स ने स्नेहल के आसपास के हर पॉसिबल एंगल को एग्जामिन किया था। अब जांच का एंगल फोरेंसिक साइकोलॉजी की तरफ बढ़ा। तो कहते हैं कि पुलिस ने 2007 और 8 के बीच में 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग किया, ब्रेन एनालिसिस टेस्ट किया। वो 4 लोग थे। एक तो ये लड़का जो बॉयफ्रेंड था कथित तौर पे, हिरेन राठौड़, हिंदू राव गावरे, कल्पना गावरे माता पिता, और अनिल जावलेकर। अनिल जावलेकर वही रिलेटिव हैं जिनको लेकर हिंदू राव गावरे अपनी वाइफ पे शक किया करते थे और उनका अक्सर झगड़ा होता था इस बात पे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था राठौड़ का ये जो ब्रेन प्रोफाइलिंग किया था पुलिस ने, जो टेस्ट किए थे ब्रेन एनालिसिस। कहते हैं कि उस टेस्ट में जो नॉर्मल सवाल पूछते हैं पुलिस वाले कि आपने क्या स्नेहल का मर्डर किया है, क्या आप वहाँ थे, क्या आपने उन्हें गला घोटा, उनकी सांस रोकी, बॉडी को बेड में रखा अंदर, तो उन्होंने हर सवाल पे ना कहा। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में वो चीज़ झूठ पाई गई। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में भी ये कहा गया कि ब्रेन एनालिसिस के हिसाब से जो एनालिस्ट थी उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो जवाब दे रहा था सवालों के, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत एक्सपीरियंस था उसको, ऑलरेडी नॉलेज था कि इसको कैसे हैंडल करना है, बड़ी साफ तरीके से बच रहा था। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पर जानना कि इस तरह के जो टेस्ट्स होते हैं ये कभी भी ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ज़रिया होता है, तरीका होता है। इसे लेके आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। इनसे सस्पिशन गहरा होता है, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस की तरह यूज़ नहीं होते कोर्ट में। इन्हें हार्ड प्रूफ नहीं कहा जाता। तो क्योंकि हार्ड प्रूफ होते हैं कि फॉरेंसिक के ट्रेसेस मिले, या कोई आई विटनेस हो, या डायरेक्ट रिकवरी हो, या कोई क्लियर टाइमलाइन हो कि हाँ उस समय वो था ही था, आप प्रेजेंस उसकी प्रूव कर पाएँ। और ये भी कहते हैं कि जो बाकी लोगों के एनालिसिस होते उसमें एनालिसिस किए गए थे, उसमें कल्पना जो उनकी माता जी थी और अनिल जावलेकर, इनका इन्वॉल्वमेंट जब उन्होंने इनकार किया अपने इन्वॉल्वमेंट से, वो सच पाया गया पॉलीग्राफ टेस्ट में। और हिंदू राव जी के जो रिस्पॉन्सेस थे उसका रिजल्ट निकला इनकॉन्क्लूसिव। मतलब जो एनालिस्ट थे वो ये नहीं बता पाए कि वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। तो अगेन सिर्फ ये टेस्ट थे, रिजल्ट्स नहीं थे, सिर्फ टेस्ट फाइंडिंग्स थी। तो इसके तहत आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते थे। और सालों तक ये केस अनरिजॉल्व चलता रहा। फिर आया 2010 और पुलिस को लगा कि शायद केस आगे बढ़ रहा है। उस समय की न्यूज़ के मुताबिक राठौड़ जुलाई 2008 में यूएस चला गया। वहाँ वो साउथ कैरोलिना से पढ़ाई कर रहा था और अप्रैल 2010 में वो अपने पिता के निधन के बाद इंडिया वापस आ गया था। और 20 अप्रैल 2010 को 2010 में राठौड़ को अरेस्ट कर लिया गया। अब कहते हैं कि पुलिस ने फ्रेश एविडेंस मिलने का दावा किया था और उस बेसिस पे उसको गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि राठौड़ ने स्नेहल की हत्या की, उसका सेल फोन लिया, सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय किया और फिर हैंडसेट बेच दिया। तो उस पर आईपीसी सेक्शंस 302 और 201 के तहत केसेस लगाए गए, मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के। कहते हैं कि फिर राठौड़ को कोर्ट में पेश किया गया और 27 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, फिर जुडिशियल कस्टडी में। और 26 मई 2010 को ही उसे बेल मिल गई। अब इस केस में नार्को एनालिसिस का भी इशू आया। न्यूज़पेपर्स के ही मुताबिक राठौड़ खुद 9 अप्रैल 2010 को कल्याण कोर्ट में पेश हुआ था और नार्को एनालिसिस के लिए उसने एप्लीकेशन दी और कोर्ट ने 4 मई 2010 को परमिशन दे दी। तो नार्को एनालिसिस के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब कोर्ट ने 4 मई को परमिशन दे दी तो टेस्ट होने से ठीक पहले उसने अपनी जो परमिशन थी वो वापस ले ली। उसने बोला अब मुझे नहीं कराना ये टेस्ट। तो कुछ समय
के बाद तो पुलिस कुछ समय के लिए पुलिस को लगा कि ये मिस्ट्री जो थी मर्डर की अब सॉल्व हो गई और हमें कातिल मिल गया। लेकिन केस ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। 24 जनवरी 2011 को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की और रिपोर्ट का सेक्शन था 169 तब अप्लाई होता है जब एविडेंस बहुत कमज़ोर हो, इनसफिशिएंट हो और जो सस्पेक्ट है यहाँ पर उसको आगे उसके ऊपर केस करने के लायक आपके पास प्रॉपर सबूत नहीं हो। तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने राठौड़, उसके फ्रेंड्स, उसके जो ऑफिस वाले थे, स्नेहल के फैमिली मेंबर्स और नेबर्स से भी पूछताछ की, लेकिन राठौड़ का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करने के लिए कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन उन्हें हाथ नहीं लगी। तो इसलिए चार्जशीट फाइल करने के लिए उनके पास एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था और उन्हें पता था कोर्ट में ये केस डिफीट हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इस केस को इसका एंड मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बोला ये केस अभी खत्म नहीं हुआ उनकी नज़र में। तो 31 जनवरी 2011 को कल्याण कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आगे इन्वेस्टिगेशन करिए, ऑर्डर दिया उन्हें। पुलिस ने फिर आगे जांच की, साल बीतते गए और मार्च 2014 में इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर से वही रिपोर्ट फाइल की कि उनके पास अक्यूज्ड जो सस्पेक्ट था उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस तब भी इकट्ठा नहीं हो पाया। ये 4 साल बाद तक कोई सबूत नहीं मिला उन्हें। इस बार पुलिस ने कहा कि उन्होंने मिसिंग अटेंडेंस रजिस्टर, जो उस समय राठौड़ ने कहा था मैं अपने टीम के साथ था, तो वो वाला अटेंडेंस रजिस्टर जब नहीं मिला था तो पुलिस ने बोला हमने फिर से उसे हासिल करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि उन्होंने राठौड़ के जो आसपास के लोग थे, जो कलीग्स थे, उनसे भी बात की जिन्होंने दावा किया कि मर्डर के समय राठौड़ उनके साथ था। लेकिन कोर्ट फिर भी सैटिस्फाइड नहीं हुआ। 30 सितंबर 2015 को कोर्ट ने फिर से इस केस को क्लोज करने से मना कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि अटेंडेंस रजिस्टर नहीं मिला, इस वजह से राठौड़ की इन्वॉल्वमेंट को लेकर डाउट फिर बढ़ जाता है। फिर कोर्ट ने उनके ब्रेन एनालिसिस रिपोर्ट को भी कंसिडर किया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को अनसैटिस्फैक्टरी कहा पुलिस के और कहा कि केस में अभी भी कहीं ना कहीं स्कोप था कि पुलिस को और जांच करनी चाहिए। और यही लाइन इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक थी, क्योंकि ये लाइन पूरी ही इन्वेस्टिगेशन की जो ट्रेजेडी थी उसको कैप्चर करती है, उसको दिखाती है। सस्पिशन, शक इतना कि केस जिंदा रहे, लेकिन प्रूफ इतना भी नहीं कि एक कोर्ट केस तक भी पहुंचाया जा सके। 2018 में न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि कल्याण क्राइम ब्रांच अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, स्नेहल के मर्डर के 11 साल के बाद भी। पुलिस ने कहा कि स्नेहल के रूम से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उनकी मां ने रिपोर्टेडली केस के बारे में बात करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस लॉस से रिकवर करने की ही कोशिश कर रही है परिवार में। 2022 तक यानी 15 साल तक भी ये केस अनसॉल्व रहा। पुलिस सोर्सेज ने कहा कि पिछले सालों में कोई नई लीड, कोई नया सस्पेक्ट नहीं मिला और कोर्ट के हिसाब से सर्च अभी भी जारी है, कोर्ट केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो फिर ये केस है कहाँ, आज कहाँ खड़ा है? स्नेहल गावरे केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। ऐसी मर्डर मिस्ट्री नहीं थी जिसमें क्लूज नहीं थे, बहुत क्लूज थे, बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी क्लू अपने आप में कंप्लीट नहीं था, तो पूरी चेन भी कभी कंप्लीट नहीं हुई। सोचिए, दोपहर 3:28 का एक खाली SMS, घर में पड़ी हुई स्लीपर्स, हॉल में रखा हुआ पानी का ग्लास, स्नेहल की माँ के अनुसार बेडरूम डोर बाहर से लॉक होना, एक वाटर का जार या थर्मस जो अपनी जगह पर नहीं लग रहा था, बेड के अंदर छुपाई हुई बॉडी, एक मिसिंग नोकिया का फ़ोन, एक मिसिंग सिम कार्ड, एक गोल्ड चेन गायब, एक अनजान आदमी द्वारा बेचा गया फ़ोन, एक स्केच जिसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एक बॉयफ्रेंड जिस पर शक तो हुआ, जिसे अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर लीगली केस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पुलिस
सबूत इकट्ठे ही नहीं कर पाई। एक मिसिंग अटेंडेंस रजिस्टर जो कभी नहीं मिला, और एक फैमिली जिसे सबसे खतरनाक साइलेंस के साथ छोड़ दिया गया। एक ऐसी शांति जहां केस कभी खत्म नहीं हुआ, कभी सॉल्व नहीं हुआ। लगभग 2 दशक के बाद भी सवाल वही है, उस सुबह डोंबिवली में था कौन? स्नेहल गावरे के घर में घुसा, दिन के उजाले में उसकी हत्या की, उसे बॉक्स बेड के अंदर छुपाया, और फिर इतना कम सबूत छोड़ के गया कि आज तक उसे जस्टिस नहीं मिल पाया। इस कहानी में बहुत सवाल हैं दोस्तों, और जवाब शायद एक भी नहीं। हमें बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते लेकर आएंगे एक और ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री। हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।